Today we are going to learn about some of the basics of computer networks. So those who are from the BTech background, you might have had some classes on computer networks, but one thing I can assure you is that even if you had some understanding, you will be learning something new today as well. And so today we are going to learn about what are the different types of networks, and there are some key networking concepts that you need to understand, that what are the components of networking and other things. And then we are going to take a quick look at the number systems, which are very handy when you are talking about networking, or even in the ethical hacking or in computer science general, the binary number system and the hexadecimal number system. And after that, we are going to learn about Wireshark. So Wireshark is a very powerful network analyzer tool, and we are going to see how we can use it, and we are going to see how it helps a ethical hacker or a penetration tester in his activities, right? So these are the things that we are going to try today. So the first, talking about computer networks, किसी को idea है कि networks क्या होता है या फिर computer networks क्या है? Any idea that you have currently about computer networks? Yeah, continue on. Okay. नसीम, आप कुछ बोल रहे थे? ओके, बस दो ही कर सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है? एग्जैक्टली. सो बेसिक आइडिया वही है कि अगर हमारे पास मान लो दो कंप्यूटर्स है या फिर तीन कंप्यूटर्स है, तो अगर हम उनको आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं और उसके बाद हम उस पर डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, सो उसको हम बोलते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क, राइट? और जब ये नेटवर्क बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वर्ल्ड वाइड वो कनेक्टेड है, तो फिर उसको हम फिर बोलते हैं इंटरनेट, राइट? सो ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, मतलब फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. विच मीन्स कि कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या है कि कंप्यूटर को जब हम मान लो क्या कनेक्ट कर रहे हैं, एक प्रिंटर के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट? आप कंप्यूटर को फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, तो जैसे भी हम किसी डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट कि हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या फिर कोई रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं. जैसे कि अगर हमने दो कंप्यूटर्स को एक प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो दैट मीन्स बोथ द कंप्यूटर्स कैन यूज दैट प्रिंटर, राइट? तो उस केस में हम रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं, या फिर जब हम कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. सो दैट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. Now, what it does is that it facilitates communication, data exchange, and resource sharing. Same points that I have discussed, that you are sharing a printer maybe among all the people in your office, or you are sending some messages from one computer to other, or maybe you are communicating. In that case, it helps. Computer networks helps you. अभी ये तो था कि नेटवर्क होता क्या है, बट अब नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क का पार्ट क्या है, राइट? सो नेटवर्क में दो चीजें होती हैं. फर्स्ट वन इज योर हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज योर सॉफ्टवेयर, राइट? सो हार्डवेयर में क्या आ सकता है? कोई आइडिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में जब हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या 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 इंक्लूड होता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो. लेट्स कीप इट इंटरेक्टिव, ओके? एनीवन? हार्डवेयर में राउटर आ जाएगा. वेरी गुड. कोई और कुछ बोल सकते हो? स्विच. स्विच, हब, राउटर, केबल्स, राइट? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं. सो ये सारी जो चीजें होती है ना, जो फिजिकली हम इसको टच एंड फील कर सकते हैं और जो कनेक्ट होता है, या सर्वर्स. नॉट एग्जैक्टली, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क्स. ओके, यू कैन से नॉट एग्जैक्टली सर्वर्स, आप बोल सकते हो कि जो मशीन्स है जिनको आप कनेक्ट कर रहे हैं, उनको आप ऐसे बोल सकते हो, राइट? सो दोज थिंग्स कैन कम. उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर पार्ट, राइट? सो सॉफ्टवेयर पार्ट में क्या होता है, प्रोटोकॉल्स की हम बात करते हैं, राइट? सो प्रोटोकॉल्स क्या होता है ना, कि जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, तो कुछ रूल्स होते हैं, राइट, जो आपको फॉलो करने हैं, कि यू हैव टू walk on the left side of your path, like even if you are in Asia or continents like this,
फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे या फिर अगर ऐसा कोई रूल्स ही नहीं होगा, तो आप सोचो एक दिन आप सड़क पे निकले हो, एक गाड़ी आ रही है लेफ्ट साइड से जा रही है, दूसरी गाड़ी उसी सेम ऑपोजिट डायरेक्शन से आ जा रही है, सेम लेन पे आ रही है, तो क्या हो सकता है उस केस में? बताओ क्या होगा अगर एक गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है और सेम ऑपोजिट डायरेक्शन से एक और गाड़ी आ जाती है इन द सेम लेन, सो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट? सो इसका पॉइंट ये है कि जब भी आप चल रहे हो, राइट, जब आप इंफॉर्मेशन को भेज रहे हो या फिर जब एक ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स चाहिए जो कि हमें इंश्योर करेगा उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और सबको पता रहेगा कि विच वे टू गो, राइट? सो देयर कम्स प्रोटोकॉल्स. Protocols are a set of rules or rules which are there which govern that how the data is going to be transferred between the devices, how will the devices communicate among themselves, right? अभी हमने बात करी है कि there are so many types of hardwares, right? There are routers, there are switches, there are cables which are made by different manufacturers. अलग अलग कंपनीज की अलग अलग डिवाइसेस हैं जो कि यूज कर रहे हैं. सो अब अलग कंपनी ने अलग तरीके से उसको बनाया होगा, तो अगर कुछ सिमिलैरिटी नहीं रहेगी, कोई एक पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा वो डिवाइसेस, तो फिर उन दोनों उनके बीच में कम्युनिकेट कैसे होगा? लाइक हाउ एक लैंग्वेज होनी चाहिए ना, कॉमन, लाइक जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है. जब आप वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, कोई दूसरे कंट्री से, 90% चांसेस आर कि आप अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, सो दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड समथिंग, राइट? सो इट्स लाइक दैट प्रोटोकॉल्स आर देयर टू गवर्न द इंटरनेट, राइट? कि इसके थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हो, दोस थिंग्स मेक सेंस. सो ये हो गया सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स. So this was the basic overview of computer networks. Now let's move ahead. So now what are the different types of network? And here different types, I mean it by कि क्या एरिया में वो नेटवर्क है, कैसे वो कवर कर रहे हैं, राइट? सो जैसे कि फर्स्ट वी हैव पर्सनल एरिया नेटवर्क. सो पर्सनल एरिया नेटवर्क नाम से क्या लगता है? किसी को कोई आइडिया लग रहा है, या डू यू लाइक टू say that what you understand by PAN or personal area network just by looking at it, the name? Any idea? नहीं, कॉलेज या स्कूल्स का एग्जांपल गलत है. पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब वो होता है जो कि एक शॉर्ट रेंज, या एग्जैक्टली, लाइक एक बहुत ज्यादा छोटे रेडियस में जब चल रहा होता है ना, घर के लिए आप कह सकते हो. जैसे कि आप अपने स्मार्ट वॉचेस को कनेक्ट करते हो ना अपने स्मार्टफोन्स के साथ, या फिर अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर लिए अपने फोन के साथ थ्रू ब्लूटूथ, सो बहुत ज्यादा एक शॉर्ट डिस्टेंस में होता है. लाइक सपोज यू आर हियर and you have your phone, you have your maybe PC, and you connect them through Bluetooth. So all those things like बहुत ज़्यादा short एक range में होता है, right? 5 to 10 meters max, उसके आगे नहीं जाता. So that is known as personal area network. Then you have your local area network, जो आप एक स्कूल का नेटवर्क बोल रहे हो या फिर एक ऑफिस का नेटवर्क बोल रहे हो, जहाँ पे आप मे बी वायर से कनेक्ट करते हो, इथरनेट केबल्स है, वैसी चीजें हैं. सो इन दैट केस यू कम टू द लोकल एरिया नेटवर्क. दैट मींस इट्स स्प्रेड अक्रॉस अ वेरी डिस्टेंस व्हिच इज ग्रेटर देन द पर्सनल एरिया नेटवर्क, बट इट्स नॉट दैट मच. एक बिल्डिंग होगा या फिर एक ऑफिस का स्पेस होगा, उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता वो. सो दैट इज लैन. अभी लैन में भी अगर आप वायरलेस लैन यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप केबल्स के जगह पे आप वाईफाई वगैरह यूज करो, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करके कनेक्ट कर रहे हो, सो दैट बिकम्स वायरलेस लैन. और अदरवाइज अगर आप केबल्स यूज कर रहे हो, तो फिर इट विल बी अ वायर्ड कनेक्शन, राइट? देन वी हैव द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स. सो ये एक सिटी को अगर आप जोड़ रहे हो, राइट, एक सिटी में अगर आपने एक नेटवर्क बनाया, तो इन दैट केस इट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नाउ फाइनली दिस इज द वाइड एरिया नेटवर्क. अब वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है? जब आप कंट्रीज को ज्वाइन कर रहे हो, अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है, पूरा फैल रहा है नेटवर्क इन द वर्ल्ड, राइट? मे बी एक बंदा यूएस में है, इट इज ही इज कनेक्टेड टू अ प्लेस इन इंडिया, इन दैट वे. सो दैट इज बेसिकली द इंटरनेट is the best example, right? So these are the different types of networks, and these are based on the area that they cover. So यहाँ तक कोई doubt है? The types of network, do you have any doubts in that? So now comes the word network topology, right? So network topology का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, राइट? सो उसका एक डायग्राम टाइप का होता है. लाइक you want to understand that where those devices are and how they are going to be connected to each other. So you basically
define how many computers are going to be there, how they are going to be connected, right? Suppose you have a connection of maybe you have this way, you have three PCs and you are connecting them into a switch, right? Switch से हमने connect कर दिया. So this whole idea that you have drawn, that okay, there is going to be one switch from which there will be three cables which will be connecting the three different PCs, right? So this idea, this diagram that you are drawing, or this model that you are preparing, it is known as the network topology, right? So the definition is that it is the arrangement of elements in a network, right? You are arranging where you are going to keep, and you are now then you are going to define that how these devices are going to be connected. Okay, so there is a term called nodes here. So when you are talking in computer networks, the devices, these devices are known as nodes. So the devices which are getting connected in the network are known as nodes, right? So don't get confused later. So now how you are going to connect these nodes? अभी इन devices को तो हम किसी भी तरीके से connect कर सकते हैं, right? हम ऐसे इनको individually भी connect कर सकते थे. It would have also been a topology or a network. या फिर हम ऐसा करते कि हम सारे उनको connect कर देते, right? ऐसे connect करते हम. So that would have also been a topology. So to decide that how you are going to connect the devices is network topology. So now the selection depends on a few factors, right? कि हमें कैसा network topology चाहिए, हम कैसे अपने devices को connect करना चाहते हैं, वो depend करता है कि हमारे network का size क्या है. अभी मेरे पास अगर 10 PCs है तो फिर मैं उनको अलग तरीके से connect करना चाहूंगा. अगर मेरे पास बस 2 ही PCs है तो मैं उनको अलग तरीके से connect करना चाहूंगा. So those things are depending on that. उसके बाद फिर आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, राइट? अभी मान लो मेरे को है कि आई नीड द मोस्ट रिलायबल काइंड ऑफ नेटवर्क, जहाँ पे कोई जो कि मान लो ये नेटवर्क है, राइट? हियर आई वांट दैट तीनों डिवाइसेस जो है ये हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, इनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी इस केस में. सो अगर इस केस में मैं इनको एक स्विच से कनेक्ट करता हूँ एंड बाई चांस ये स्विच खराब हो जाती है, देन क्या हो जाएगा, मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे इस पीसी से, इस नोड 1 से नोड 2 तक जाने के लिए देर इज ओनली वन वे, राइट? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ से जाके मुझे इधर से ही जाना पड़ेगा. दैट मीन्स दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई नेटवर्क. बट अगर मैं ऐसे कुछ कनेक्ट करता हूँ कि इससे इसको भी कनेक्ट किया, इधर भी कनेक्शन है, यहाँ भी कनेक्शन है, एंड या सो अगर मैंने ऐसे कर दिया ना, सो इस केस में अगर ये वाले केबल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये ब्रेक हो गया, स्टिल मैं यहाँ से इधर भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं इधर भी जा सकता हूँ, राइट? या फिर अगर ये कनेक्ट है, ये छूट गया, तो भी मेरा कनेक्शन है. सो द नेटवर्क रिलायबिलिटी अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट करूंगा, राइट? दिस इज अ डिफरेंट टोपोलॉजी दैट आई एम गोइंग टू बी कनेक्टिंग इट टू. बट नाउ इस केस में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इसमें केबल्स बहुत ज्यादा होता है. अभी तो मेरे पास 3 पीसीज है, सो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. अभी अगर मैं एक चौथा पीसी ला दूंगा ना यहाँ पे, then it will be like this. यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा. So it will be a total mess, right? It will be a lot of wires there. और इस टोपोलॉजी को बोलते भी हम लोग हैं mesh topology. तो अभी गुड इसका अपसाइड क्या है कि हम बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर लिया, रिलायबिलिटी इज देयर, यू आर नॉट गोइंग टू लूज अ कनेक्शन वेरी इजीली. बट यहाँ पे बहुत ज्यादा वायर्स हैं तो नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी अप बिकॉज यू आर यूजिंग सो मेनी काइंड ऑफ केबल्स एंड ऑल. सो यहाँ पे फिर आ जाता है यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द परफॉर्मेंस. You have to see that what is your requirements, and then you have to balance between that how much cost it takes to build that network and how much performance do you actually need out of it. So that you have to balance when you are deciding on network topology. Any doubt in network topology? कुछ समझ में नहीं आया या कुछ डाउट है? So this is the diagram of a network topology. अभी यहाँ पे क्या है ना, this is the physical topology where you have just given the actual devices, how it looks like, and everything you have done in actual form कैसे होगा. But there is a simpler way to build that diagram, right? So this is the logically you have used, you know. So there are also different softwares that are there, like Cisco Packet Tracer is a very good software to simulate this kind of network topologies and other things. So this is the thing, right?
अभी आते हैं कि नेटवर्किंग में कुछ की कॉन्सेप्ट्स, राइट? अभी हमने नेटवर्क डिस्कस किया. वी हैव सीन दैट देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स in networking, right? One is the hardware side of things, and then we have the software. Now, there are some key network concepts which we need to be clear with, right? The first one is protocols. So, protocols we have already discussed, right? That it is the standardized rules for the data communication. अभी कुछ protocols के examples आप बताओ, कुछ protocols के examples. So, can you name anything? Chat box में आप लिख सकते हो या फिर unmute करके आप बोल सकते हो. यहाँ पे जो लिखे हैं इनके अलावा कोई और protocols. UDP, good example. So HTTP, TCP/IP, पता ही है, right? So these are different protocols, right? ये अलग अलग needs के लिए यूज होती है. जैसे कि HTTP और HTTPS हमें पता ही है कि हम लोग वेब ब्राउजिंग वगैरह के लिए हम यूज करते हैं जब हम वेबसाइट्स को कोई एक्सेस कर रहे हैं. FTP stands for फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. उसको हम यूज करते हैं फाइल्स को जब हम ट्रांसफर करना होता है. क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर होता है उसका. TCP/IP होता है जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट इज एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ दिस TCP/IP प्रोटोकॉल. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट डिपेंड ऑन दिस. सो ये सारे प्रोटोकॉल्स को हम आगे की क्लासेस में डीप में जाएंगे, and we will see that what is the need of learning these protocols in cybersecurity, how we can actually use them in our day-to-day life, right? So this was about protocol. Next we have interfaces. So interfaces are basically मतलब क्या होता है कि you have a node, right? आपके पास एक डिवाइस है अपना. अब आप उसको कनेक्ट करना है इंटरनेट से, तो उसके लिए आपको कुछ चाहिए, राइट? एक मीडियम रहेगा कि तो, बट मीडियम को भी आपके डिवाइस के साथ वो डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा ना. लाइक सपोज केबल्स में क्या है, वो एक एनालॉग होता है, राइट? वो एक एनालॉग सर्किट होती है, एनालॉग वे में सिग्नल्स ट्रांसफर होता है. बट कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है ओनली 0 and 1. सो उसको भी हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ता है. सो ऑल दोस थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द इंटरफेसेस. अभी इंटरफेसेस का एक एग्जांपल क्या है? यूएसबी पोर्ट्स दैट वी हैव, राइट? उसके बाद हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज होता है जिसके थ्रू हम नेटवर्किंग होती है सिस्टम में. एंड देन वी हैव दिस नेक्स्ट थिंग व्हिच इज बैंडविड्थ. नाउ बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, राइट? जो भी हम लोग स्पीड देखते हैं, राइट? वो नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है, एमबीपीएस, दैट इज मेगा बिट्स पर सेकंड. So this is the network bandwidth that we check. This is something that we get when we do a speed test, right? उसके बाद आती है latency. Latency तो सबने देखा होगा. PUBG में latency देखा होगा अगर तुम लोग PUBG खेल रहे हो, right? जो ping आता है ना, 2, 3, 10 आ गया तो बहुत बुरा असर है. So that is that. So क्या होता है latency? सबने देखा ही है almost. तो latency होता क्या है? हाँ, बट latency exactly क्या है? हाई होता है तो लैग करता है, वो तो ठीक है, हमने गेम खेल के पता कर लिया. बट latency exactly मतलब किस चीज की latency है? डिले है. तो वो डिले क्या है? हाँ, तो डिले क्या है ना, जब हम एक नेटवर्क में मान लो कनेक्टेड है ना, ये मान लो तुम्हारा पबजी का सर्वर है, चलो ये तुम्हारा गेम का सर्वर है, एंड ये तुम्हारा फोन है, राइट? अभी तुम इस सर्वर से कनेक्टेड हो, ये तुमको डेटा सेंड कर रहे हैं, राइट? अभी जो डेटा सेंड होता है ना, उसको चंक्स में हम लोग सेंड कर रहे होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स कहा जाता है उसको, डेटा पैकेट्स. अभी जो एक डेटा पैकेट है ये जाएगा एंड उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, ये जो टाइम है ना, इसमें जो डिले लगती है उसको हम कहते हैं उस नेटवर्क की लेटेंसी, कि कितने टाइम में वो जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, उसका पैकेट का रिस्पॉन्स जो है वो वापस आ जाएगा, राइट? तो दिस इज योर लेटेंसी. इसकी वजह से मतलब अभी मान लो तुमने एक गेम प्ले में कुछ किया, सपोज यू डिड समथिंग, वो गया वहां पे, उसका जो इफेक्ट आया वो जो अगर लेट होता है, सो दैट इज वेयर यू फील द लैग और द डिले, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द नेटवर्क इंटरफेसेस. ये होता है हमारा वाईफाई का कार्ड जो लैपटॉप्स में या पीसीज में होता है. ये भी आप लोगों ने देखा होगा जो यूएसबी कार्ड्स होते हैं, राइट? जो पुराने पीसीज होती है जिनमें वाईफाई जब नहीं होती तो हम लोग इसको यूज करते थे, मॉडेम को यूज करते थे. अभी ये क्या क्या होता है, अभी हमें इसकी नीड नहीं होती बिकॉज अभी इनबिल्ट जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वहीं पे हमें इनबिल्ट मॉडेम मिल जाता है. दिस इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ मॉडेम. तो नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, जब हम अपनी नेटवर्क में पैकेट्स वगैरह सेंड हो रहे हैं, तो वहां पे यू नीड अ मीडियम थ्रू विच द इंफॉर्मेशन विल ट्रैवल, राइट? सो देयर आर टू वेज इन विच इट हैपेंस.
पहला तो क्या है, वायर्ड वे में थ्रू द ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, कोएक्सियल केबल्स, मतलब क्या, दो पीसीस को हमने वायर से कनेक्ट कर लिया. बट नाउ यू कैन ऑल्सो कनेक्ट देम वायरलेसली, राइट. तो वायरलेस का एग्जांपल क्या है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, infrared. So these are the different things that come under the wireless media. So these are the two different ways in which you can connect your devices in the network. These are some other examples of the guided or unguided media, right? That means the cables. These are different cables that I've already discussed. These are the technology or the diagram which shows that how the microwave transmissions take place. Now these are some of the network devices, right? जैसे हमने discuss किया था. Here we have a router, as you can see, right? Router, switch, modem. So these are all the network devices that are being used in the network. So अभी तक हमने networking के बारे में basics discuss किया कि how we connect the devices, how the data transfer. So any doubt in that? कुछ भी समझ नहीं आया हो? Anything that you felt is not clear to you? So now we are going to discuss about binary number system. तो binary number system पढ़ा है, मतलब idea है binary number system क्या होता है? तो idea ले लेते हैं. So binary number system is, जैसे नंबर सिस्टम्स होते हैं ना हमारे, डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, 10 डिजिट्स होते हैं, फ्रॉम 0 टू 9, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक होता है. इन 10 डिजिट्स के साथ हम सारे नंबर्स बनाते हैं, राइट. नाउ देयर इज अ डिफरेंट नंबर सिस्टम व्हिच इज नोन एज द बाइनरी नंबर सिस्टम. नाउ बाई stands for 2 and nully means that there are numbers that it has. So that means it has only two numbers in this number system, right? And what are those two? 0 and 1. So the binary number system is a number system where you make all the numbers with only zeros and ones. And इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से बहुत ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज कंप्यूटर में भी दो ही स्टेट होते हैं. बेसिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली जीरोस एंड वन. दैट मींस इट अंडरस्टैंड्स ओनली ऑन एंड ऑफ, राइट. या तो वो ऑफ स्टेट में रहता है या तो ऑन स्टेट में रहता है, विच इज 0 एंड 1. सो ईच स्टेट इज रिप्रेजेंटेड विद अ बिट, मतलब एक बिट का साइज होता है, राइट, जो भी नंबर्स हम लोग वहां पे हैं. इसका बेस 2 है बिकॉज इट हैज ओनली टू नंबर्स एंड दिस बेस 2 इज आल्सो नोन एज रेडिक्स. अभी अगर नंबर को रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज द वे इन विच यू रिप्रेजेंट अ नंबर, से 1 1 0 0 1 and 2. So 2 is here the base and this is the number. So now if you have to convert from binary to decimal, this is how you do it. Like it's given in detailed way. So ये जो है ना, ये तुम्हारा binary number है, right? So here you have the binary number and you are going to start from your right hand side. And क्योंकि इसका base 2 है, so we will write 2 here. First you can write 2 on top of that. This way. And then start with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, right? In this way. And then 2 raised to power 0 is 1. And 1 into 1 is 1. So in the same way, 2 into 1. In this way, you calculate this. And then आप इसका sum कर दोगे, right? यहाँ पे हमने किया है 1 into 1, 1. In similar way, 1 into 28, 120. इसका जब आप sum करोगे, जो number आएगा, that is your decimal number, right? So ये काफी बेसिक चीज है. आई थिंक आप लोगों ने शायद मोस्टली किया ही होगा. सो दैट्स व्हाई अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप डिस्कॉर्ड में मैसेज कर देना, तो मैं इसके एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी शेयर कर दूंगा, आप कन्वर्जन्स करके देख सकते हो. सो द नेक्स्ट वी हैव इज द कन्वर्जन फ्रॉम, ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर converting a binary number into a decimal number. The next is कि अब decimal number है तो उसको कैसे binary में convert करेंगे, right? So we have this number 781. We will convert it into its binary form. So उसके लिए क्या करना है? Because base is 2, here we will be dividing it by 2. So 781 by 2, the number will come. Whatever will be the remainder in this case is 1. So I will be placing here. Then again we will divide this
by 2. Similar way you write the remainder, you carry this on till the end, right? अभी जब यहाँ तक आ गए, यहाँ पे 1 आ गया, या फिर एक और स्टेप अप कर लो यहाँ पे 0 करके then 1. जब यहाँ तक आप आ गए, after that you take this number here and then you write it in this order. मतलब लास्ट से लेके टॉप तक you will write it. And this will be your number in binary. So decimal number है, उसको 2 से हम divide करते जाएंगे. Remainders will be either 1 or 0. उसको हम लिखेंगे यहाँ पे. And then in the reverse order, we will write it here. And this will be your binary number. Next, we also have a hexadecimal number system. Like in binary, we have only 2 numbers. In decimal, we have 10. In hexadecimal, we have 16. It's a base 16 number system. So from 0 to 9, it's fine. After that, we have A to F. That means A, B, C, D, E, and F. These are the 16 digits or symbols that we have in this number system. And the position of each digit in a hexadecimal number will have a weightage of 16 to the power of its position. इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, just to understand. जैसे हमने बाइनरी के केस में किया था कि 0, 1 है, so we did it with 2 to the power 0, 2 to the power 1. In case of hexadecimal, if we have a number, say A, B, then we will be doing it like 16 to the power 0, 16 to the power 1 in this way, right? क्योंकि इसका बेस है 16 total symbols है हमारे पास. Now the question might arise that we had decimal अच्छा सा था 0 से n तक, फिर बाइनरी कर लिया क्योंकि कंप्यूटर को समझ आ रहा था, बट हेक्साडेसिमल की क्या जरूरत पड़ेगी, है ना? 16 नंबर है, A B C D भी नंबर के साथ हमने घुसा दिया. Why is the need? So इसका नीड इसीलिए है क्योंकि 16 हमारे पास सिंबल्स है ना, तो हम बहुत एफिशिएंट वे में अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अभी हम आगे जाके देखेंगे कि हेक्साडेसिमल और बाइनरी का क्या मैपिंग होता है. सो देयर यू विल बी फाइंडिंग कि जैसे 4 बाइनरी के ऐसे बिट्स होते हैं ना, दैट कैन बी क्लब टुगेदर into a single hexadecimal number, right? In that, so that we are going to see. और इसको हम लोग यूज करने वाले आज की क्लास में भी बहुत ज्यादा. So hexadecimal number system and binary. So this is the mapping that I was talking about, right? So we know this is 9. अब 9 का इक्विवेलेंट 4 बिट का जो बाइनरी है that is 1001 है ना. उसके बाद 10 है this way. So now you can see एक हेक्साडेसिमल नंबर से हम 4 बाइनरी के बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, बाइनरी में ट्रांसफर होता है कंप्यूटर्स में, तो उसको जब हमें इंटरप्रेट करना है, उसके ऊपर हमें जब कुछ काम करना होता है, सो इट बिकम्स स्लाइटली इजियर इफ यू कन्वर्ट इट इनटू अ हेक्साडेसिमल फॉर्म. जैसा आप देख सकते हो इतना बड़ा सा बाइनरी नंबर है, बट इन दैट केस वी हैव दिस स्मॉल हेक्साडेसिमल नंबर, राइट? इट बिकम्स इजी और इसको हम लोग यूज भी करने वाले हैं आज. So now we have talked about the interfaces, we have talked about the number systems. Now let's talk about the important parts of it. Like अभी कोई भी डिवाइस है जो if you have a node that is connected to the internet, अभी आप उस नोड को डेटा भेजते हो, राइट? अभी आप अपने सिस्टम से एक अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, तो इफेक्टिवली क्या है, आपके फोन से एक मैसेज निकल के, डेटा निकल के उस फ्रेंड के पास जा रहा है. तो उसके लिए उस फ्रेंड का एड्रेस आपको पता होना चाहिए ना. जैसे आप लेटर भेजते थे तो उसके घर का एड्रेस भेजते थे. जब हम यहाँ पे डेटा भेज रहे होते हैं तो हम उसके डिवाइस का एड्रेस भेज रहे हैं, राइट? सो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट एड्रेसेस दैट आर नीडेड. फर्स्ट वन इज द मैक एड्रेस और द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. सो दिस इज द हार्डवेयर लेवल एड्रेस, राइट? कोई भी आपके डिवाइस में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जैसे हमने देखा है, तो उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस, और ये 48 बिट्स का होता है. दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटेड एज 6 ग्रुप्स ऑफ 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स. ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं अच्छे से डिटेल में. एंड इट्स रोल इज फॉर फ्रेमिंग एंड एड्रेसिंग एट द डेटा लिंक लेयर. सो नेटवर्क में काफी लेयर्स होते हैं जिसको हम आगे की क्लासेस में इन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे. बट अभी के लिए आप समझो कि जब आप लोकली 2 डिवाइस को हमने वायर्ड से कनेक्ट कर लिया है या फिर एक लोकल एरिया नेटवर्क में है, सेम नेटवर्क में है, उस केस में हम मैक एड्रेस को यूज कर रहे होते हैं. एंड मैक एड्रेस इज ऑल्सो द यूनिक एड्रेस or unique identifier for the network interface card that you have in your system. So this is how a MAC address looks like. अभी इसमें ना 6 ग्रुप्स है
hexadecimal numbers. These are not decimal numbers, these are hexadecimal numbers. You can see a C is also there. And now this is of 48 bits, right? So अभी कैसे 48 bits होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं. So एक एक है ना, चार बिट्स के हैं. So like this way. So 4 into 6, 4 plus 4, you have 8 total. So 8 bits for each hexadecimal number that we have here. And then we have 6 groups here. So 8 into 6 equals to 48. Total we have 48 bits in this address. अब इसमें दो पार्ट है, right? As you can see, it's divided in between. So the first 3 bytes that we have here, it is also known as the organizational unique identifier. That means इससे हमें पता चलता है कि कौन मैन्युफैक्चरर है उस नेटवर्क इंटरफेस का. कोई भी मैक एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं ऊपर से. दिस इज द मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस. इट इज गोइंग टू बी सेम. अगर आप सेम मैन्युफैक्चरर के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज कर रहे हो, देन दिस पार्ट इज गोइंग टू बी सेम, बट देन दिस पार्ट is going to be the unique because it is known as the network interface controller specific. That means जो भी वो हार्डवेयर है उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर है. दिस इज गोइंग टू बी चेंजिंग. So this is the breakup of the MAC address that you see. And एक छोटा सा एक्टिविटी आप कर सकते हो. आप विंडोज सिस्टम में हो तो you can use this get MAC command to get the MAC address. And अगर आप Linux systems यूज कर रहे हो तो फिर आप ifconfig यूज कर सकते हो. So this will actually give you the MAC address of your network interface card of your system that you have. So ऐसे it will be named as ether in case of Linux, and then you can see the address, and here you can see these are the different devices that are there connected, right? So this was about the MAC address. Now we need something more in the internet, right? अभी सबके MAC addresses से हम connect नहीं कर सकते easily ना. So that's why we have IP addresses, which is a distinct identifier of a device on the internet. So internet पे हम जब भी किसी device को मैसेज भेजते हैं, हम कोई भी अपना फाइल शेयर कर रहे हैं, तो basically वो IP address से ही हम लोग भेज रहे होते हैं जो ऊपर के लेयर में है, right? So there are two versions of IP address, that is IPv4 and IPv6. Or just a simple diagram to understand. This is the IP address of this PC that we have here. 10.1.1.10. This is the IPv4 address. We'll be getting a bit detailed into this. And then this is our next PC, which is having 10.1.2.20. अभी इसको जब इस पर्टिकुलर पीसी पे कुछ भी डेटा भेजना होगा तो वो इस आईपी एड्रेस पे भेजेगा एंड द डेटा विल देन ट्रांसफर देयर. So IPv4 and IPv6, these are the two versions of IP addresses that we have. IPv4 पहले आया था obviously, and it used to be it is a 32-bit long address. So it is divided into 4 parts, right? 4 numbers given by this dot notations. So each number here is 8 bits, and then you have 32 bits in that way. Next you have IPv6. It is having 128 bits total. Each byte has 16 bits each part, and then you have 16 into 8, that is 128. So this has 8 parts. It looks more complex, and there is a reason why it is so big and complex. That is because there are limited number of addresses that you can have of each version, right, of the IPv4. So in case of IPv4, आपके पास 2 to the power 32 एड्रेसेस हैं टोटल जो आप बना सकते हो, राइट? एंड 2 to the power 32 मैंने कैलकुलेट किया था, गूगल किया था एक्चुअली, तो उसके लिए मुझे मिला था कि इट वाज अराउंड 4 बिलियन एड्रेसेस दैट आर मेड ऑफ IPv4 एड्रेस. तो जब IPv4 बनाया था उस टाइम पे IPv6 को प्लान नहीं था कोई कि IPv6 चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा इंटरनेट इजी नहीं था, इतना ज्यादा फोन्स में इंटरनेट नहीं आया था, स्मार्टफोन्स नहीं थे. अभी तो स्मार्ट अप्लायंसेस भी है, IoT devices कम थी ही नहीं IoT devices एक्चुअली उस टाइम पे. सो दैट टाइम इट वाज फेल्ट दैट इट वाज सफिशिएंट. बट अभी ये जो नंबर है ना, ये बहुत छोटा है, हमारे पास बहुत ज्यादा डिवाइसेस हैं एंड द नंबर इज वेरी स्मॉल. सो आईपी एड्रेसेस की शॉर्टेज होने लगी और तब जाके लोगों ने बनाया IPv6. एंड द मेन रीजन बिहाइंड IPv6 वाज दैट IPv4 के एड्रेसेस कम होते जा रहे थे, तो एक टाइम आता कि आपके पास एड्रेसेस बचते ही नहीं डिवाइसेस को देने के लिए, क्योंकि इट हैज टू बी यूनिक, राइट? सेम एड्रेस दो डिवाइसेस को आप नहीं दे सकते. So that's why we came with IPv6.
और इसको इतना बड़ा बना दिया गया दैट फ्रॉम 2 to the power 34 you have total of 2 to the power 128 addresses. And honestly मुझे भी नहीं पता कि एक नंबर कितना बड़ा होता है. So that is that big. और इसका एक ही नीड है because we have so many devices in the world right now that you need unique addressing for each. बाकी इसके ऊपर थोड़ी बहुत improvements हैं obviously because a new version has also come. So this is a comparison chart to just give you an idea what is the difference between IPv4 and IPv6. Exactly होता क्या है? It is a 32-bit address, 128-bit. It has the support of subnetting. Subnetting we are going to discuss in the next slide. And we have built-in support for IPv6, reduces the need for subnetting. And this is an example of IPv4 and an example of IPv6. So now, what is subnetting? We have seen there, right? Subnetting. So अभी मेरे पास एक network है, right? मेरे पास एक office space में एक network है. So suppose there are these two departments, right? Now this can be a whole, it can be a complete network in itself. It's a same network, सारे same networks पे है. ये इसको भी भेज सकता है data, ये directly भेज सकता है and all that, right? अभी ये है सेम नेटवर्क में, बट अगर मुझे efficiently एड्रेसेस को देना हो, मतलब एक नेटवर्क में हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ एड्रेसेस या फिर एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. तो अगर हम फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वी हैव 100 डिवाइसेस दैट कैन कनेक्ट इनटू दिस सेम नेटवर्क, राइट? अभी हमने 4 डिवाइसेस ही है हमारे पास. तो उस केस में क्या हो गया, ये सारे एक नेटवर्क में आ गए, बट एफिशिएंटली हम जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 100 डिवाइसेस वो यूज नहीं कर पा रहे ना. हमारे पास 4 ही डिवाइस हैं, बाकी 96 डिवाइसेस दैट वी हैव, 96 एड्रेसेस जो है वो वेस्ट गए हमारे लिए. वो हमारे पास है ही नहीं एड्रेसेस, तो हम असाइन वो यूज भी नहीं हो रहे एंड वी कैन नॉट असाइन इट टू अदर्स बिकॉज फिर वो सारे सेम नेटवर्क में भी आ जाएंगे. सो वी हैड दिस कांसेप्ट ऑफ सबनेटिंग, जहां पे हम क्या करेंगे, हम इसको एक सब नेटवर्क बना देंगे इस नेटवर्क के अंदर एंड ये एक और सब नेटवर्क बनेगा इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क, राइट? सो इससे क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक आएगी उसको हम बेटर वे में कंट्रोल कर पाएंगे. सो इस चीज को हम और भी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि हाउ द नेटवर्क एंड हाउ द डेटा पैकेट ट्रेवल्स इन अ नेटवर्क और इन द सब नेटवर्क, देयर इट विल बी मोर क्लियर. सो यहाँ पे हमने अलग अलग सबनेट बनाया. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सबनेटिंग, राइट? सो हम लोग सबनेटिंग क्यों करते हैं कि इससे नेटवर्क की सिक्योरिटी एनहांस हो जाती है कि लाइक देयर इज सो दिस आर द सब नेटवर्क. सो यहाँ पे अगर कोई कंप्रोमाइज होता है, कोई अगर इस पर्टिकुलर मशीन को टेक डाउन करता है, तो उसका ये नेटवर्क ना यहाँ पे लिमिटेड रह जाएगा फिर. सो इट वोंट बी एबल टू गो दैट इजीली इनटू दिस नेटवर्क. अगर ये सेम नेटवर्क में होते फिर तो यू जस्ट कम इनटू वन मशीन एंड पूरे नेटवर्क की एक्सेस आपको एक साथ मिल जाती थी. बट इन केस ऑफ सब नेटिंग, अगर आप एक मशीन में आए हो तो आप ऑब्वियसली इस सब नेटवर्क में तो आप हो, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी कि आप उस सब नेटवर्क में भी इजीली जंप कर जाओ. सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट. Now how do you do subnetting, right? So उसके लिए we have this netmask address. So this is also a 32-bit value and it looks like this, 255.255.255.0 and it is used, इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, IP एड्रेसेस जो हमारी होती है उसकी रेंजेस होती है डिफाइंड, राइट? 192.168.1.0 ऐसे अलग अलग रेंजेस डिफाइंड होती है. सो जो सेम रेंज के जो एड्रेसेस होते हैं उनका एक नेटवर्क बनता है, बट हम उसको डिवाइड करके जो हम सब नेटवर्क बना रहे थे उसके लिए हम यूज करते हैं दिस सबनेट मास्क. सो दैट उससे हम क्या करते हैं, हम एक अलग से एक नेटवर्क जो सब नेटवर्क हम बना रहे थे, दैट दिस वाज सब नेटवर्क 1, सब नेटवर्क 2. सो उसका एक एड्रेस, हम यूनिक एड्रेस निकालेंगे एंड फिर उस नेटवर्क में जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के लिए एक अलग अलग होस्ट एड्रेसेस हम निकालते हैं. सो दैट इज द यूज ऑफ दिस नेटमास्क वैल्यू. सो इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक आईपी एड्रेस की तरह ही. 4 देयर आर टोटल ग्रुप्स एंड दे आर डिवाइडेड इनटू, there are 4 numbers which are separated by dots, right? Then there is also a CIDR notation which we will learn in the later parts. Next we have gateway.
सो गेटवे क्या होता है ना, जैसे आप नेटवर्क कनेक्शंस लेते हो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, आप जब वाईफाई का कनेक्शन लेते हो तो आपके वाईफाई के राउटर में ही हो जाता है, इन बिल्ड आता है, या तो राउटर अलग और गेटवे अलग भी आप रख सकते हो। सो इट्स अ डिवाइस इन द नेटवर्क जिसको यूज करते हो कि आप दूसरे नेटवर्क्स पे कनेक्ट करने के लिए। जैसे आप इंटरनेट पे हो तो एक आपका लोकल नेटवर्क हो गया जो कि आपका होम नेटवर्क है या ऑफिस नेटवर्क है, देन यू कनेक्ट टू द आउटर वर्ल्ड, राइट, द मेन इंटरनेट। सो उसके लिए आप यूज करते हो गेटवे को। It will just serve as an entry or exit point of the data traffic. Like data will come into your network through that point. There is only one point through which you go out on it. That's why the name is also gateway. कि इसके और क्या यूजेस हैं? प्रोटोकॉल्स को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है, एड्रेसेस को ट्रांसलेट होता है। जैसे कि जब हम IPv4 एड्रेसेस यूज करते हैं, सो देयर आर अ सेट ऑफ लोकल एड्रेसेस and then there are some global IP addresses, right? So there is a so उसमें हम क्या करते हैं, if you have a local network then you can actually assign one global address to all the devices that are working on that, and then you can actually use that IP address on all devices when you are connecting to the internet in the global internet, right? So that translation, अभी जब बाहर से कोई डिवाइस भेजेगा आपको उस ग्लोबल आईपी पे भेजेगा, राइट? आपका जो गेटवे का आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो एक आपको आईपी एड्रेस देता है, उस आईपी एड्रेस पे डेटा आएगा। बट अगर अंदर आके मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो एग्जैक्टली किस डिवाइस के पास भेजना है, दैट टास्क इज टेकन केयर ऑफ बाय गेटवे। तो लाइक इसके पास एक टेबल होगी प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की, सो मे बी 1 2 3 4, एंड यहाँ पे मे बी इट कम्स टू दैट ग्लोबल आईपी। सो उसके बाद इसको किस डिवाइस पे भेजना है, दैट वर्क इज डन बाय योर गेटवे। इट विल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क, as I've already said, right? So now let's talk about Wireshark. So अभी हमने नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा थोड़ा हमने समझ लिया कि नेटवर्क में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स क्या है। So now let's make use of those knowledge and this particular tool to do some real practical stuff, right? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को या फिर नेटवर्क्स को हमें एनालाइज करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम्स हुआ है या फिर क्या चल रहा है नेटवर्क के बीच में, राइट? सो फॉर दैट वी हैव दिस टूल व्हिच इज नोन एज वायरशार्क। सो वायरशार्क के बारे में पहले किसी ने सुना है कभी या फिर यूज किया है क्लासेस में? एनीवन? सो वायरशार्क क्या है ना, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। हेलो ऋषभ, ऋषभ आर यू देयर? ओके, सो इट इज द मोस्ट प्रोटोकॉल नेटवर्क, मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर। अभी इसको यूज करते हैं हम लोग कि जो भी नेटवर्क हमने डिसाइड किया कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उस डेटा ट्रांसफर को रीड करने के लिए कि कब कौन से डिवाइस ने किस डिवाइस को डेटा भेजा, या फिर इस नेटवर्क में क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन्होंने क्या कौन से प्रोटोकॉल यूज करे, या कौन से आईपी एड्रेसेस या मैक एड्रेसेस एग्जिस्ट करे, वो सारी चीजें एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं वायरशार्क को। एंड इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स टूल। इसका you can see it's a free and open source tool. You have this GitHub repository with. No, Wireshark is not like Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer is used to, to visualize the network, right? उसमें हम network के simulations run करते हैं, हम network topologies create करते हैं। But Wireshark use करके जो actual network होता है ना, हम उस actual network में क्या transfer हो रहा है data, like क्या पैकेट्स ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको हम देख सकते हैं। सो वी वर्क विद द रियल नेटवर्क्स हियर इन Wireshark, and its purpose is also totally different. Wireshark is to analyze the network protocols and see what is the problem, if there is any problem in the network. And Cisco is just for learning things, like to simulate the topologies, and it only deals with the network topologies mainly. Okay. Yeah. So this was Wireshark, and it's a cross-platform devices, Windows, Linux, Mac OS, anywhere you can download it. And इसमें काफी सारी plugins का भी support होता है. So that means you can write your custom plugins and you can add to it so that उसका कुछ feature आपको enhance करना है, improve करना है. So you can do that with in Wireshark. This is the UI of Wireshark. So you can download it from the official website.
Here you can easily download it for Mac, Windows, and for Linux also you will be getting it. For Linux, I have the command to install the Wireshark. I will show you after this class, right? So first I will show you how to use it and what are the things that you can do with it. उसके बाद जब हम next hour में आएंगे उस टाइम पे आप इसको यूज करके practicals करना. So this is basically the software. ऐसे जब आप ओपन करोगे इतने सारे तो आपको नहीं आएंगे. These are the network interfaces, right? ये सारी नेटवर्क इंटरफेसेस है जो मेरे पास अवेलेबल है. So इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो. मोस्टली यू विल आल्सो हैव वन वाईफाई इफ यू आर कनेक्टेड टू वाईफाई. उसको आपको सिलेक्ट करना है एंड यू कैन जस्ट डबल क्लिक एंड these are the data packets that are being transferred from this device to the internet, right? ये सारी डिवाइसेस की ये जो ट्रांसफर हो रहा है डेटा पैकेट्स, सोर्स का आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस है, ये सारी चीजें हैं. So this is how the UI looks like. एंड ये पेज भी मैंने आपको दिखाया कि जब आप पैकेट्स को कैप्चर कर रहे हो सो इन दिस वे द सोर्स, डेस्टिनेशन, क्या प्रोटोकॉल यूज हुआ है उस पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए वो यहाँ पे दिखता है. क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ था, क्या लेंथ था उस डेटा पैकेट का जो हम सेंड कर रहे थे, वो सारी चीजें हैं. एंड हियर यू कैन सी दिस इज द पार्ट वेयर वी हैव द हेक्स डंप. लाइक ये जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है दैट इज शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, राइट? जीरोस एंड वंस. नाउ टू मेक इट मोर रीडेबल, वायरशार्क उसको खुद उठाता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में करता है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे शो करता है एंड उस हेक्साडेसिमल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वो जो टेक्स्ट है जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको भी वो यहीं पे शो कर देता है. सो दैट्स हाउ इट इज सो यूजफुल कि एक जगह पे आपको सारी चीजें काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाती है, आपके लिए काम करना इजी हो जाता है उस पर. So now the question might arise कि we are talking about we are going to analyze the network or analyze the data packets using Wireshark. But अब करना क्यों है ना, कि क्या फायदा मिलता है हमें पैकेट्स को एनालाइज करके? हम तो एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, राइट? हम तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे. सो पैकेट एनालाइज करके सबसे पहले तो बेसिक काम आप कर सकते हो. जो भी आपकी नेटवर्क में अगर कभी कोई इश्यूज आ जाती है आप उसको चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है. नेटवर्क अगर स्लो चल रहा है या कभी कभी होता है ना कि आप कुछ वेबसाइट लोड करने का ट्राई कर रहे हो और नहीं हो रहा है, सो आप उसके लिए वायरशार्क यूज करके आप देख सकते हो कि कहाँ पे जाके आपका पैकेट्स को रीट्रांसमिट हो रहा है. कि जब भी कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर हो रहा है एक सेंडर से एक रिसीवर के पास, तो अगर पैकेट पहुंच नहीं पाता है ना तो वो सेंडर बार बार ट्राई करता है कि उसको पहुंचाने का वहां पे, अगर वो टीसीपी यूज कर रहा है तो. सो इन दैट केस यू कैन सी दैट कहाँ पे रीट्रांसमिशन हो रही है. देन आप परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो कि अगर एक वेबसाइट सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर. उसके बाद आती है सिक्योरिटी एनालिसिस. सो आप एनालाइज कर सकते हो कि एक नेटवर्क में क्या क्या हो रहा है. मान लो आपका एक सिस्टम है जिसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिसमें कुछ अटैक हुआ है. सो इन दैट केस यू कैन एक्चुअली चेक कि उस डिवाइस पे कहाँ रिक्वेस्ट जा रहा था, कौन सी आईपी एड्रेसेस के साथ उसका कम्युनिकेशन हो रहा था. आप देख सकते हो वहां से कि आपको पता चलेगा कि ठीक है एक आईपी एड्रेस है जो कि अननोन था, मे बी बहुत अलग कंट्री का है. सो इन दैट वे यू कैन एक्चुअली एनालाइज कि हाँ ठीक है इधर कुछ मे भी हो सकता है, राइट? वी विल बी सीइंग दैट टुडे एज वेल. फिर आप प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर सकते हो. वॉइस ओवर आईपी के कॉल क्वालिटी इश्यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं. देन फॉरेंसिक्स में काम आता है, लाइक डेटा फॉरेंसिक्स, दैट की पैकेट्स को आप एनालाइज करते हो कि आपके पास आप एक्चुअली जो भी हम लोग लाइव नेटवर्क को कैप्चर कर रहे होते हैं वायरशार्क से, आप उसको एक फाइल में सेव कर सकते हो जिसको हम कहते हैं डॉट पीकैप फाइल या फिर डॉट पीकैप एनजी फाइल. पीकैप एनजी मतलब पीकैप न्यू जनरेशन इज द लेटेस्ट वर्जन, राइट? सो आप उनमें सेव करके आप उसको रख सकते हो एंड देन लेटर आप उस पर और ज्यादा एनालिसिस कर सकते हो. आप ट्राई कर सकते हो कि कैसे कैसे हुआ होगा. अगर कोई अटैक हुआ है किसी के सिस्टम के ऊपर, कुछ ऐसा हुआ है, तो फिर आप उसको फिर एनालाइज करते हो कि कैसे अटैक हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फिर क्या 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 हुआ. वैसे आप वो चीजें यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट? सो नाउ लेट्स सी दिस डेमो कि हम लोग HTTP के जो पैकेट्स होते हैं उसको हम कैसे कैप्चर करेंगे वायरशार्क पे. सो हमने वायरशार्क ओपन कर लिया है एंड करेंटली हम ईथरनेट 4 इंटरफेस पे कनेक्टेड है, ठीक है? क्योंकि ये एक सर्वर हमने ऑन किया था एंड इट्स अ लोकली होस्टेड HTTP सर्वर सो दैट वी कैन सी HTTP ट्रैफिक. अब देख लो हमने एक वेबसाइट ओपन किया, राइट? जैसे हमने ओपन किया यहाँ पे कुछ पैकेट्स आ गए. अब हम क्या करेंगे, हम उसको स्टॉप कर देंगे.
राइट। सो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम वायरशार्क ओपन करते हैं, जस्ट मिनट। हाँ, बेसिकली वायरशार्क क्या है ना, वायरशार्क एक सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जैसे ये एक टूल है, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं कि जब हम नेटवर्क है ना, हमारा जो नेटवर्क है उसमें क्या पैकेट्स ट्रांसफर हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, वो सारी चीजों को हम देखने के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पैकेट कैप्चर है, ठीक है, ये एक नेटवर्क में ये सुन रहा है उस नेटवर्क में कि उस नेटवर्क में कौन सी आईपी एड्रेस, किस आईपी एड्रेस पे क्या डेटा भेज रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, जैसे ये एक आईपी एड्रेस है 192.168.56.1, ये किसी एक डिवाइस का आईपी एड्रेस है जो एक नेटवर्क में है, ठीक है। अभी उसने इस नेटवर्क से यहाँ पे इस डिवाइस पे उसने जो जिसका आईपी एड्रेस है 56.104, उसको कुछ पैकेट भेजा, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा नेटवर्क में, राइट। हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है, तो कनेक्ट होने के बाद उसने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, कुछ डेटा पैकेट्स भेजे। तो फिर ये डिवाइस हमें बताएगा कि उसने क्या इन्फॉर्मेशन सेंड किया, राइट। यहाँ पे इन्फो में हमें दिख रहा है कि उसने क्या सेंड किया होगा, फिर उसने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया उस इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, उस डेटा पैकेट का साइज क्या था जो वो पैकेट उसने सेंड किया, राइट। सो ऐसी ऐसी चीजें हम देख सकते हैं और फिर उसको हम लोग थरली एनालाइज कर सकते हैं, एंड फिर वहां से हम अपनी इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। सो ये नीड है बेसिकली वायरशार्क का। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि मान लो HTTP प्रोटोकॉल है ना, तो HTTP प्रोटोकॉल के ट्रैफिक को अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे कर रहे हैं, सो हम वो देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट हमने वायरशार्क को ऑन किया। वायरशार्क ऑन किया तो ये आया, यहाँ पे हमने अलग अलग नेटवर्क इंटरफेसेस रख रखे हैं, बिकॉज तुम्हारे सिस्टम में भी आप चेक करना जब वायरशार्क इंस्टॉल होगा, एक आपको वाईफाई का मिलेगा, एक में भी आपको इथरनेट का मिलेगा, एक आपको लूप बैक ट्रैफिक, ऐसे अलग अलग नेटवर्क इंटरफेसेस हैं जिसके थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हो ट्रैफिक को। तो हम इनमें से इस वाले नेटवर्क इंटरफेस को हमने सिलेक्ट किया जो कि है इथरनेट, राइट। अब जब हमने इथरनेट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमने नेटवर्क इंटरफेस सिलेक्ट किया, अब हम जाके कुछ ब्राउज करेंगे, मतलब क्या, हमने एक वेबसाइट ओपन किया। अभी डेटा पैकेट ट्रांसफर भी तो होना पड़ेगा ना, जो उसको हम लोग सुनने वाले हैं, जिसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे। सो उसके लिए हमने क्या किया, एक वेबसाइट ओपन की जो कि इस सर्वर पे होस्टेड है, लोकली होस्टेड है, आप देख सकते हो लोकल आईपी एड्रेस है, एक पोर्ट नंबर हमने डाला, एंड उसके बाद हम वायरशार्क में वापस आ गए। तो जो डेटा ट्रांसफर हुआ वो वायरशार्क ने सुना और उसको कैप्चर किया, राइट। सो जब हो जाएगा हमारा कि हमने थोड़े से डेटा पैकेट्स ले लिए, उसके बाद हमने उसको स्टॉप कर दिया, ऊपर जो रेड बटन आ रहा था, जैसे यहाँ पे ये बटन है ना, इसको हमने क्लिक करके स्टॉप कर दिया, सो दैट कि एक्स्ट्रा पैकेट्स ना आ जाए, क्योंकि हम जब भी हम नेटवर्क पे कनेक्टेड है तो हम लोग बहुत सारे सिस्टम से बहुत सारी पैकेट्स सेंड होती रहती है, रिसीव होती रहती है, तो इसलिए हमने उसको स्टॉप किया वहां पे। एंड देन हम चेक कर रहे हैं कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज हुआ है, क्या क्या पैकेट सेंड हुए, और यहाँ पे हमने क्या किया, फिल्टर यूज किया। ये जो सर्च बार सा है ना, ये यहाँ पे हम फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें HTTP प्रोटोकॉल के जो डेटा ट्रांसफर हुए हैं, जो पैकेट्स हमने HTTP यूज करके भेजा हुआ है, अगर हमें वो देखना है, सो वो हमने यहाँ पे यूज किया, HTTP का हमने फिल्टर यूज किया। सो HTTP के ही सिर्फ पैकेट्स दिखेंगे, जैसे हम Amazon वगैरह पे जाकर हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं ना, कि वो पर्टिकुलर टाइप की चीजें हमें शो, वैसे ही हमने यहाँ पे HTTP का फिल्टर अप्लाई किया कि HTTP की ट्रैफिक हमें शो हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि HTTP का गेट रिक्वेस्ट गया, ठीक है, एंड देन वी आल्सो गॉट अ गेट रिक्वेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इमेज, यू कैन सी p1.png। सो ऐसे ऐसे अलग अलग यहाँ पे डेटा पैकेट्स ट्रांसफर हुए, उसको हम यहाँ पे क्लिक करोगे ना इस पर्टिकुलर पैकेट को, तो यहाँ पे आप सारी डिटेल में देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन सेंड हुआ था। आप आगे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, उसका जो हेक्स डंप है, जो एक्चुअल में जो मशीन सेंड कर रहा था, उस डेटा को भी आप देख सकते हो, बाइनरी में भी आप व्यू कर सकते हो, राइट। सो ये बेसिक यूज है, हमने यूज करना स्टार्ट किया वायरशार्क को।
और उसके बाद आप यहाँ पे फाइल में जाके आप सेव कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आप .pcap या फिर .pcap ng फाइल्स में आप सेव कर सकते हो उस पैकेट को। नाउ वी हैव सेव्ड दिस पैकेट। अभी आप इसको किसी और को ट्रांसफर भी करके आप उसको भी दे सकते हो। तो मे बी आप एक टीम में काम कर रहे हो, आपने पहले पैकेट कर लिया जनरेट, फिर आपने बाकियों के साथ भी शेयर कर लिया। जैसे मैं भी आप लोगों को .pcap फाइल शेयर करूंगा जिसके ऊपर आप लोग एनालाइज करोगे। राइट, सो ये वही है। जैसे आपने पैकेट ओपन किया, अभी आपने जो पैकेट सेव किया था ना, उस पैकेट को आप ओपन कैसे करोगे? सो फॉर दैट जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे ये जो पाथ्स आ रहे हैं ना, वो वाले फाइल्स है जो मैंने रिसेंटली ओपन करे थे। आप यहाँ पे फाइल पे जा सकते हो, फाइल में जाके यू कैन क्लिक ऑन ओपन, एंड यहाँ पे मुझे एक पैकेट फाइल मिला, उसको आप ओपन कर सकते हो ऐसे। एंड इसमें बहुत सारी आपको पैकेट्स मिलेंगी, डेटा पैकेट्स वगैरह। सो इससे क्या होगा, जो पिकअप फाइल आपके पास पहले से है उसको भी ओपन करना आपने देख लिया, एंड इससे पहले हमने देखा कि हमने लाइव कैसे नेटवर्क को कैप्चर किया। So this is how you can actually save, open a file, right? यहाँ पे क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव वायरशार्क फिल्टर्स। हमने देखा था कि हमने HTTP का फिल्टर वहां पे यूज किया था। सो इन द सेम वे देयर आर अदर फिल्टर्स एज वेल जो कि आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को फिल्टर करने के लिए, या फिर डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को फिल्टर करने के लिए। सो बेसिकली हम फिल्टर क्यों कर रहे होते हैं कि क्योंकि हम जब पैकेट कैप्चर करते हैं ना, जब हम पैकेट एनालिसिस करते हैं, तो एक डेटा पैकेट में, एक पैकेट कैप्चर फाइल में बहुत सारे पैकेट होते हैं, 10,000, 5,000, मे बी 50,000 आल्सो, देयर कैन बी दीज मेनी नंबर ऑफ पैकेट्स। तो इतने सारे पैकेट्स में से हमें निकालना पड़ेगा कि कौन से पैकेट्स हैं जिनको हमें अभी देखना है, हमें एनालाइज करना है। सो उस केस के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम फिल्टर्स यूज कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे दो टाइप के फिल्टर्स होते हैं। एक होता है कि डिस्प्ले फिल्टर्स। डिस्प्ले फिल्टर्स में क्या होता है कि आपने एक पैकेट कैप्चर फाइल है आपके पास, आपके पास पूरा पैकेट है, बस आप जब उसको चेक कर रहे हो, आप जब उसको एनालाइज कर रहे हो, उस टाइम पे आपने उस पर कुछ फिल्टर लगाया और आप देख रहे हो, बट आपके पास पैकेट्स सारे ही है। बट नेक्स्ट होता है कैप्चर फिल्टर। तो कैप्चर फिल्टर में क्या करते हैं हम, कैप्चर फिल्टर में क्या करते हैं, जब हम कैप्चर करने वाले होते हैं ना, उससे पहले हमने फिल्टर्स डिफाइन कर दिया है। सो उस पैकेट कैप्चर फाइल जो क्रिएट होगा उसमें वही वाले फिल्टर प्रोटोकॉल्स या फिर वही वाले पैकेट्स होंगे जिसपे हमने फिल्टर सेट किया है। अगर हमने सेट किया है HTTP का फिल्टर, तो फिर सिर्फ HTTP के पैकेट्स ही कैप्चर होंगे उस पर्टिकुलर फाइल में। सो अभी देखते हैं कुछ फिल्टर्स कैसे यूज करते हैं, राइट। तो ये जो बार होता है ना, दिस इज द फिल्टर्स बार ऑन द टॉप। यहाँ पे आप HTTP लिख के आप एंटर करोगे, सो यू विल बी गेटिंग द फिल्टर्स ऑफ HTTP। सो दिस इज सिंपल, आप प्रोटोकॉल टाइप कर सकते हो जैसे HTTP, TCP, UDP। नेक्स्ट आप यहाँ पे IP एड्रेस से भी फिल्टर कर सकते हो कि जो ये वाला पर्टिकुलर आपको एक IP एड्रेस मिला है किसी से कि दिस इज अ सस्पिशियस IP एड्रेस, दिस इज नॉट फ्रॉम आवर नेटवर्क। तो आप चेक कर रहे हो कि आपके नेटवर्क में किसी डिवाइस ने उसके साथ कुछ डेटा ट्रांसफर तो नहीं किया है, मे बी कोई फाइल शेयर किया हो। तो वहां पे आपने यहाँ पे देखा कि जो भी IP एड्रेस का सोर्स है उसमें आपने उस IP एड्रेस को डाला, जैसे यहाँ पे 192.168.56.1 है। सो जो भी डेटा पैकेट्स इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से गई होंगी वो सारी यहाँ पे दिख गई आपको। इतने सारे डेटा पैकेट्स इस पर्टिकुलर IP एड्रेस ने भेजे, एंड दीज आर द प्रोटोकॉल्स दैट इट हैज यूज्ड, राइट। उसके बाद आता है IP.DST। इसको क्या करता है कि जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, डेटा पैकेट जहां पे गया, जो डेटा पैकेट्स इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे गए हैं, राइट, वो चेक करना है। तो आप IP.DST डबल इक्वल्स टू एंड देन द IP एड्रेस आप लिख सकते हो। आफ्टर दैट अगर आपको चेक करना है कि सोर्स डेस्टिनेशन जहां भी वो पर्टिकुलर IP एड्रेस मिले, हमें वो वाले सारे पैकेट्स देखने हैं, हमें पता करना है कि इस IP एड्रेस का हमारे कोई भी इंटरेक्शन हुआ है क्या। तो उस केस में हमने बस IP.ADDR एंड देन 192.168.56.1 यहाँ पे यूज किया, जस्ट टू फिल्टर आउट कि ये सोर्स हो चाहे डेस्टिनेशन हो, हमें ये वाले पैकेट सारे चाहिए। उसके बाद हम लोग उसको मैक एड्रेस से भी फिल्टर कर सकते हैं, राइट। हमने मैक एड्रेस भी पढ़ा था। तो मैक एड्रेस के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ETH। उसके बाद सोर्स करोगे तो देन यू विल बी एबल टू फिल्टर इट बाय सोर्स, कि सोर्स क्या था, कौन सा मैक एड्रेस से गया था, राइट। या फिर अगर चाहिए कि
अगर आपको चाहिए यहाँ पे कि डेस्टिनेशन हो, सो यू कैन यूज डॉट DST, वो भी आप यूज कर सकते हो। सो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग फिल्टर लगता है मुझे वो है फ्रेम कंटेंट्स, राइट। अभी आपको नहीं पता है कि क्या IP एड्रेस है, क्या मैक एड्रेस है जो आप एक्चुअली में ढूंढ रहे हो अपने काम के लिए। सो एट दैट टाइम आप चेक कर सकते हो कि फ्रेम में कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स तो नहीं है, आपको कुछ कीवर्ड्स पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढा है PNG, मतलब अगर कहीं पे भी कोई PNG फाइल ट्रांसफर हो रही है या फिर कुछ डाउनलोड हुआ है PNG फाइल, तो उस केस को मुझे फाइंड करना है, राइट। सो जो भी फ्रेम है उसमें अगर PNG होगा, जैसे कि यहाँ पे कहीं भी अगर PNG होगा, सो वो फिल्टर आ जाना चाहिए। सो दैट वी हैव डन हियर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि PNG है, pic3.png। सो दैट मींस इस फ्रेम में कुछ तो गेट रिक्वेस्ट गया है, एक HTTP गेट रिक्वेस्ट गया है जिसने रिक्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर इमेज को। सो हमने वो यूज किया यहाँ पे फिल्टर यूज करके। अभी क्या है कि आपने अगर कोई कस्टम फिल्टर बनाना है, जैसे आपने कंबाइन किया है यहाँ पे दो फिल्टर्स को, इथरनेट एड्रेस का एक फिल्टर है, उसको आप ऐसे यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करके आप उसको सेव भी कर सकते हो। आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यू विल बी गेटिंग कि ये आपने कुछ कुछ फिल्टर्स यूज करे थे। उसके बाद फिर आप उसको क्लिक करके देन आप उसको यूज भी कर सकते हो, या फिर आप मैनेज डिस्प्ले फिल्टर्स पे क्लिक कर सकते हो। मैनेज डिस्प्ले फिल्टर्स पे जाके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो नया फिल्टर बाय क्लिकिंग दिस प्लस, या फिर कोई आप फिल्टर को माइनस भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो यहाँ से, एंड देन यू कैन सेव इट फ्रॉम हियर। तो नाउ देखते हैं TCP स्ट्रीम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उससे पहले फिल्टर्स में कोई डाउट है, कोई कोई चीज जो समझ नहीं आया हो? अभी क्या है, हम देख रहे हैं कि TCP प्रोटोकॉल यूज करके जो है ना वेब एप्लीकेशंस को, हम जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो बहुत सारी पैकेट्स जाती है, देन यू गेट अ रिस्पांस। एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप एक सर्वर को कनेक्ट कर रहे हो TCP यूज करके, उसने आपके साथ कनेक्शन कंप्लीट हुआ, फिर आपने कुछ रिक्वेस्ट किया और वो रिस्पॉन्सेज आपको आए, राइट। सो उस केस में आपको उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है कि पूरा कन्वर्सेशन क्या हुआ था आपका जो क्लाइंट है और सर्वर का। तो हमने सेम चीज किया, सेम हमने वेबसाइट ओपन करी एंड वायरशार्क हमने पहले ऑन रखा था, तो यहाँ पे पैकेट्स कैप्चर हो गए। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ TCP के हैं, बहुत सारे TCP के हैं, कुछ HTTP है, कुछ अलग प्रोटोकॉल्स भी होंगे, राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एक जो पूरा कन्वर्सेशन होता है कि एक सर्वर को मैंने रिक्वेस्ट किया, उसने क्या रिस्पॉन्ड किया एंड वो क्या क्या डेटा ट्रांसफर हुआ या क्या हुआ है, उस चीज को हम चेक कर रहे हैं कि क्या क्या इमेजेस खुली थी या क्या हुआ था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने फिल्टर लगा दिया TCP का, एंड यहाँ पे कोई भी एक पैकेट को आप सिलेक्ट करके आप उसको राइट क्लिक कर सकते हो। आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो कि क्या क्या सेंड हुआ था, बट इट विल बी इन चंक्स, राइट। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियरली पढ़ना है। तो उसके लिए हमने राइट क्लिक किया, देन फॉलो पे जाके आपको फॉलो करना है TCP स्ट्रीम को। सो जब TCP स्ट्रीम को फॉलो करते हो आप देख सकते हो, क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल है, ये एनक्रिप्टेड नहीं है, आपने सारी चीजें आपको दिख जाएगी। जैसे आप देख सकते हो पहले एक गेट रिक्वेस्ट गया इस पर्टिकुलर सर्वर को, देन उसको एक रिस्पॉन्स आया, उसके बाद सर्वर ने ओके रिस्पॉन्स सेंड किया, और जो पूरा वेबसाइट हमने लोड किया उसका पूरा HTML कंटेंट हमें शो हो रहा है। बट जो डेटा ट्रांसफर हो रहा था वो एक चंक्स में हो रहा था, वो पैकेट्स में हो रहा था। सो वहां पे हमें छोटे छोटे दिख रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रीम्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे आके आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को पूरा रीड कर सकते हो। सो दैट इज हाउ यू कैन रिकंस्ट्रक्ट अ TCP स्ट्रीम। और उसके बाद हमने पिकअप को सेव कर लिया, राइट। अभी हमने ट्रैफिक देखा, वहां पे PNGs को रिक्वेस्ट जा रहे थे, राइट। तो हमें PNGs को कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो जैसे कोई भी हमने वेबसाइट को एक्सेस किया, यहाँ पे हमने एक वेबसाइट एक्सेस किया है ना, जो हमारा लोकली होस्टेड एक HTTP सर्वर पे एक वेबसाइट है। तो हमने ओपन कर लिया इसको। नाउ
ये साइट ओपन हो गई है, राइट। यहाँ पे कुछ इमेजेस है। अभी मेरे को यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है वेबसाइट पे कि इमेजेस है, तो मैं वहां से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। बट कभी कभी होता है कि आपके पास बस पीकैप कैप्चर है, पैकेट कैप्चर का फाइल है, तो वहां से अगर आपको ये पीएनजीज या फिर कोई भी फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे एक्सपोर्ट करोगे, राइट। क्योंकि मोस्टली जो फाइल्स एक्सेस होते हैं इंटरनेट के थ्रू, उन फाइल्स में कुछ मालवेयर होता है जो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अगर हमें एनालाइज करना है कि कौन से फाइल में प्रॉब्लम है, उस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले तो पैकेट कैप्चर अपना रेडी कर लिया, राइट। यहाँ पे कैप्चर रेडी है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट हमने एचटीटीपी का फिल्टर भी कर दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें पीएनजी का कुछ दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे इमेज तो नहीं दिख रहा, राइट। हम यहाँ पे इमेज को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन है इन द राइट साइड यू गो टू फाइल। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। जब आप एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अलग ऑप्शन है। यहाँ पे HTTP का ऑप्शन है, तो हम HTTP के अगर जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने HTTP प्रोटोकॉल यूज करके एक्सेस करें, हमें उनको एक्सपोर्ट करना है, राइट। तो एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स पे जाओगे एंड देन HTTP पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे लिस्ट कर देता है कि इतने सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे इमेजेस हैं या फिर कोई और टाइप की फाइल्स हैं, ये एक्सेस हुई थी यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। तो नाउ हम इनको सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में, या फिर डबल क्लिक करके हम ओपन भी कर सकते हैं। तो प्रीव्यू क्लिक करके आप एक्चुअली व्यू कर सकते हो उस इमेज को, राइट, जो वहां पे था। एंड देन आप इसको सेव भी कर सकते हो। सो ऐसे हम बेसिकली सारी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, फिर व्यू करते हैं अपने पास। सो दिस इज हाउ यू यूज वायरशार्क। ओके, ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट ना। ओके, ठीक है। मतलब आपको कहाँ पे एग्जैक्टली डाउट है, आप बताओ। कोई स्पेसिफिक चीज है जो समझ में नहीं आया? ओके, तो ये है ना, ये आपका पैकेट कैप्चर है। यहाँ पे अलग अलग पैकेट्स पर है टीसीपी के। एचटीटीपी आपने एक्सेस करा था, है ना। एचटीटीपी पे आपने इतने सारे पैकेट्स करे थे। इसमें अब कुछ कुछ इमेजेस हैं जो आपने उस वेबसाइट पे ओपन किया होगा, राइट। सो उसके लिए यहाँ पे जो फाइल ऑप्शन है ना, ऊपर कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में, आप फाइल पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स का। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने एक्सेस किया था उसको एक्सपोर्ट करना है। एंड देन आपको क्लिक करना है यहाँ पे एचटीटीपी पे, राइट। तो आप जब एचटीटीपी पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट शो हो जाता है। थिंक ये गलत पैकेट है, एक मिनट। जैसे वहां पे मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया था ना, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे लिस्ट हो जाते हैं कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस पैकेट कैप्चर में ट्रांसफर हुए थे। यहाँ पे वो लिस्ट हो जाते हैं, राइट। सो इन ऑब्जेक्ट्स को आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्रीव्यू कर सकते हो वायरशार्क के थ्रू, राइट। सो वो किया गया है यहाँ पे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो वो इमेज आपको दिख जाता है, जबकि पैकेट कैप्चर में तो वो एज अ कोड सेंड होता है ना, बाइट्स में। तो उसको आप एज अ इमेज सीधा इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो वायरशार्क यूज करके। अभी क्लियर है? मतलब इसका बेसिकली यूज क्या होता है ना, जब कोई भी हम आगे वाले में चेक भी करने वाले हैं, जहाँ पे हम एक मालवेयर हम एक पैकेट कैप्चर फाइल लेंगे जहाँ पे एक मालवेयर ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो ये पीएनजी फाइल्स होती है या फिर कोई और टाइप की फाइल्स होती है, इनमें मालवेयर को छुपा के आपको सेंड कर दिया जाता है, राइट। अभी आपको वहां पे देखना पड़ता है कि आपने क्या क्या फाइल्स ट्रांसफर हुई थी, फिर उसको आप एनालाइज करने में आपको हेल्प मिलती है। सो इसलिए हमें पैकेट कैप्चर में से कैसे ऑब्जेक्ट्स एक्सपोर्ट करना है या फिर कैसे स्ट्रीम्स को रिकंस्ट्रक्ट करना है वो देखना होता है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा हैक्स है जो मैंने ऐड किया है। तो मैं जब इसको पीडीएफ आपको शेयर करूंगा तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंपल है, ऑप्शंस है वायरशार्क में अलग अलग। आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना, उतना आपको बेटर समझ में आएगा ये।
तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि वायरशार्क कैसे हेल्प करता है हमें सिक्योरिटी में। हम डिस्कस करेंगे कि वायरशार्क हेल्प कैसे करता है हमें सिक्योरिटी में, राइट। तो उसके लिए क्या है, ये एक ओके ये एक साइट है malwaretrafficanalysis.net। सो यहाँ पे ना अलग अलग इंसिडेंट्स जो हुए हैं या फिर कुछ ऐसे क्रिएट करे जाते हैं पैकेट जिसमें कुछ malwares है, कुछ malware ट्रांसफर है, तो उसको कुछ को रेप्लिकेट किया जाता है कि आप प्रैक्टिस कर सको, आप उस पैकेट को लेके आप उसको एनालाइज कर सको सिक्योरिटी के एंगल से, आप समझ सको चीजों को, राइट। तो ऐसे हमने पर्टिकुलर पैकेट कैप्चर फाइल यहाँ पे यूज किया है, इसका ये एक्सरसाइज का नाम है कैट बॉम्बर, राइट। अभी इस पीकेएफ फाइल को हमने यहाँ से डाउनलोड किया था। सो केयरफुल रहना अगर आप इस वेबसाइट से कुछ भी पीकेएफ फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो। फर्स्टली तो ये जिप फाइल्स है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल इन फाइल्स को आप कभी भी अपने सिस्टम में एक्सट्रैक्ट कर मत करना। एक्सट्रैक्ट भी कर लिया ना तो उसके बाद उसके अंदर जो भी है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई भी अलग टाइप की फाइल्स हो, उनको आप रन मत करना यहाँ पे आपके विंडोज सिस्टम में, क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ मालवेयर, कुछ ना कुछ वायरसेस अवेलेबल होती है। तो अगर आप अपने सिस्टम में रन करो तो चांसेस है कि आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहना इस चीजों के साथ। आपने डाउनलोड किया उसके बाद मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपके पास काली वीएम है तो आप डाउनलोड भी डायरेक्टली काली वीएम पे ही करो, या फिर उबंटू वीएम यूज कर रहे हो तो उबंटू के वीएम पे आप डायरेक्टली करो। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने अपने काली मशीन को वहाँ पे बूट कर लिया है एंड ये मेरा पीकेएफ फाइल है, ठीक है। सो मैं इस पीकेएफ फाइल को ओपन कर रहा हूँ वायरशार्क पे। ये मेरा फाइल है जो ओपन हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ देयर आर 12,900 पैकेट्स, 12,000 पैकेट्स ट्रांसफर हुए हैं इस पूरे पीकेएफ कैप्चर में। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कौन सी फाइल में कुछ मालवेयर हो सकता है, राइट। सो मैं धीरे धीरे इसको एनालाइज करने का ट्राई करूंगा, राइट। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे टीएलएस एक प्रोटोकॉल जो है टीएलएस हैंडशेक के लिए यूज होता है, उसका वर्जन 1 जो है यूज हो रहा है, राइट। बाकी मैं यहाँ पे आके थोड़े से टीसीपी स्ट्रीम्स चेक कर सकता हूँ कि क्या स्ट्रीम्स है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक टीसीपी स्ट्रीम ले लिया जो फर्स्ट में ही था एंड मैंने इस टीसीपी स्ट्रीम को फॉलो कर लिया, ठीक है। अलग अलग टीसीपी स्ट्रीम्स है, मैं अलग अलग टीसीपी स्ट्रीम्स में भी देख सकता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है। यहाँ से मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा है, इस पर्टिकुलर पीसी से जा रहा है, और जो सर्वर है, सर्वर का नाम है काउबॉय। सो पहले तो काउबॉय सर्वर का नेम है, थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्ट्रीम्स में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि क्या है, क्या इसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा है, और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या कंटेंट जा रहा है, फॉर्म डेटा जा रहा है। एक फॉर्म जब हम HTML में सबमिट कर रहे हैं वैसा कुछ फॉर्म डेटा जा रहा है, एंड वहां पे मैं पासवर्ड्स भेज रहा हूँ। मैं आउटलुक के पासवर्ड्स इस पर्टिकुलर मशीन से PC7 से जा रहा है इस सर्वर पे, काउबॉय सर्वर पे। तो मतलब समथिंग इज फिशी, राइट। आपकी मशीन से पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहे हैं, आप डेटा भेज रहे हो, वो भी स्टोर्ड पासवर्ड्स का एक दूसरे मशीन में। तो मुझे वायरशार्क देख के मुझे पता चला कि ये रिक्वेस्ट जा रही है। मे बी उस सिस्टम इसका सिस्टम है, उसको पता भी नहीं होगा कि उसके मशीन से पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, राइट। सो ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ कुछ आइडियाज लगे कि ठीक है यार, काउबॉय एक सर्वर है, यहाँ से हमें आईपी एड्रेस भी मिल रहा है ना, तो इस आईपी एड्रेस से हम लोग उसका लोकेशन वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो नाउ अभी देखते हैं कि फाइल्स क्या थी जो हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट्स हमने एक्सपोर्ट करा है, राइट। तो एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स पे गया मैं एंड मैंने किया HTTP। अभी यहाँ पे इतने सारे फाइल्स है ना, यहाँ पे कुछ इमेज है, कर्सर है। तो इसमें से एक फाइल को हम सेव करते हैं, हम इसको डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लेते हैं। बाकी रन मत करना, आप कुछ भी ऐसे पीकेएफ फाइल से उठा के अगर सेव कर रहे हो एंड अगर पहले से बता देगा आपको ऑब्वियसली कि मालवेयर हो सकता है, बट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर नहीं भी पता है तो स्टिल रुकते हैं, एक बार चेक करते हैं पहले क्या हो रहा है। सो अब मैं क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। यहाँ पे मेरे पास वो इमेज है, बट इमेज को ओपन करने से पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे उस डायरेक्टरी में, और कमांड हम एक रन करेंगे सिंपल सा फाइल, उसके बाद जो इमेज का नाम है ना उसको देके हम रन करेंगे। एंड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि एक PNG इसका नाम है, बट इट इज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, राइट। PE32 एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक .exe फाइल है जो कि किस पर्टिकुलर उसमें चलता है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होने वाला है एग्जीक्यूटेबल फाइल है।
सो दैट मीन्स अगर ये इमेज विंडोज में है एंड इफ यू ओपन इट, दैट मीन्स क्या है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो रन हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और उसके बाद जो हमने देखा ना, वो पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा सेंड हो रहा था, इतनी सारी हमने जो डेटा देखा, ये जो हमने देखा कि इतने सारे डेटा ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जो पैकेट सेंड हो रहे थे, तो दैट मीन्स वो जो एग्जीक्यूटेबल था वो रन हो गया था इस पर्टिकुलर पर्सन के सिस्टम में, एंड वहां से फिर वो डेटा जाने लग गया, डेटा लीक होने लग गया। सो इट इज अ केस ऑफ मैलवेयर, राइट? तो अब अगर मुझे इमेज डाउनलोड नहीं करना तो मैं कैसे पता करूंगा? इन दैट केस ऑल्सो वी कैन डू इट। थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट मतलब पता होना चाहिए आपको पहले कि क्या एक्चुअली ढूंढना है। सो मैंने फ्रेम कंटेंट्स का फिल्टर लगा दिया एंड मैं लिखूंगा डॉस मोड। ठीक है, मेरे पास 2 पैकेट आए मोड पे, राइट? अभी मैं इसका टीसीपी स्ट्रीम को फॉलो करता हूँ। अभी जब मैंने टीसीपी स्ट्रीम को फॉलो किया ना, मेरे पास एक लाइन आई है यहाँ पे, mz एंड देन दिस प्रोग्राम। मेरे पास एक लाइन आई है mz एंड देन इट एंड्स विद दिस प्रोग्राम कैनॉट बी रन इन डॉस मोड। तो ये भी जब आप एग्जीक्यूटेबल फाइल में ना ये mz मिलता है एंड ये जो रिटर्न है ये भी कंफर्म करता है कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो आपको ऐसे भी आप पता कर सकते हो। बट द मेन पॉइंट इज, हम जो एक्टिविटी भी देंगे उसमें भी आपको एक ऐसा pcap फाइल मिलेगा, सो दैट विल आल्सो हैव सम मैलवेयर हैविंग फाइल। तो आप कभी भी इसको अपने विंडोज में मत खोलना। आप वायरशार्क की जो भी एक्टिविटीज हम देंगे, आप उसको खाली लिनक्स में ट्राई करो, एंड अब उसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप गलती से एग्जीक्यूट कर भी दोगे तो क्योंकि वो खाली सिस्टम लिनक्स का सिस्टम है, वहाँ पे वो रन नहीं होगा, तो दैट मीन्स योर सिस्टम इज सेफ। और अगर कुछ हो भी जाता है तो इट इज योर वीएम, राइट? तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो बहुत इजीली। सो द आइडिया इज कि विंडोज मशीन में मत करना जो भी हम एक्टिविटीज आपको सेंड कर रहे होंगे। एंड अगर आपको इस एक्टिविटी को और ज्यादा डिटेल में आपको देखना है इसकी एनालिसिस, सो यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन यूट्यूब। सो इसका भी लिंक इस पीडीएफ में ही शेयर्ड है, सो यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट। दिस इज अ गुड वीडियो, आप इसको पूरा देख सकते हो, आपको और ज्यादा डिटेल में इंसाइट्स मिलेगा इस पे, राइट? सो दैट वाज अबाउट टुडेज क्लास, राइट? आज हमने वायरशार्क को देखा, कैसे यूज करते हैं हमने देखा। अभी मैं आपको सारी कंटेंट भेज दूंगा, तो आप इसमें जो एडिशनल हैक्स मैंने डाल रखे हैं पीडीएफ में, आप वो देख सकते हो। आप दूसरा वीडियो देख सकते हो कि कैसे एनालाइज होती है, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कैसे हेल्प कर सकते हैं, है ना? And after that, you can use the sudo apt get update command and then sudo apt install Wireshark to install Wireshark on your Linux machine. अगर आप Ubuntu यूज कर रहे हो तो Ubuntu में, और अगर आप काली मशीन यूज कर रहे हो Linux में, काली मशीन यूज कर रहे हो तो काली Linux में, राइट? After that, there is a very simple activity, the first one. इसमें क्या है, हमने एक pcap फाइल सेंड किया आपको, ठीक है? इस यहाँ पे इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, बोलो। हाँ, मोहन आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। हाँ, बोलो। हाँ, वो लिंक है, आप इस लिंक में दिखा देता हूँ आपको। आप इस लिंक पे जाओगे ना, आप हमारे गिटहब रिपोजिटरी पे पहुंच जाओगे। यहाँ से आपको बस क्लिक, ये डाउनलोड रॉ फाइल क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ये तो सेव फाइल है, आप इसको विंडोज में ट्राई करना। ये वाली एक्टिविटी आप विंडोज सिस्टम में अपने करना, वायरशार्क इंस्टॉल करने के बाद विंडोज या अगर आप मैक यूज करो तो उस सिस्टम में आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, एफटीपी प्रोटोकॉल में जो भी लॉगिन के क्रेडेंशियल यूज होते हैं, एफटीपी में हम सर्वर को लॉगिन करते हैं अपने फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। तो आपको पहले ढूंढना है कि जो यूजर ने लॉगिन किया होगा उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, एंड फिर हमें एक्सट्रैक्ट करना है कि अगर एफटीपी में उस बंदे ने कोई फाइल डाउनलोड या अपलोड किया है तो उस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे हमने पीएनजी एक्सट्रैक्ट करके अभी दिखाया, वैसे आपको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है वहां पे, राइट? उसके बाद है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई पीएनजी इमेज ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो पीएनजी इमेज ट्रांसफर करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है एंड देन उस इमेज को भी एक्सट्रैक्ट करना है।
बट ये जो टास्क है थर्ड वाला, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि इसमें आपको पीएनजी इमेज इजीली एक्सपोर्ट नहीं हो जाएगा वायरशार्क से, आपको थोड़ा सा उसमें ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ट्राई करना। एंड पिकअप फाइल इधर ही है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द सेकंड एक्टिविटी। इस पे आप डेफिनेटली इसको आप अपने वर्चुअल मशीन में ही करना, अपने काली लिनक्स में या उबंटू लिनक्स में। आप यहाँ से अगेन पिकअप एनालिसिस फाइल है, इस जिप को आप डाउनलोड कर लेना। एंड देन जो एक जिप फाइल होगी, उस फाइल को जब एक्सट्रैक्ट करोगे, वहां पे आपको अपना पीकैप फाइल मिल जाएगा। पीकैप फाइल ओपन करना, ये नाम रहेगा उस पीकैप फाइल का। एंड देन यू हैव टू फाइंड, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाया कि पीएनजी फाइल्स थी जिसमें आपको मालवेयर था, तो आपको वहां पे ढूंढना है कि कौन सी फाइल्स है ऐसी जिसमें मालवेयर प्रेजेंट है, राइट? सो दिस इज द एक्टिविटी, द टू एक्टिविटीज फॉर टुडे।